जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 12th फिजिक्स की 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट आज के क्लास में 1 बाय 1 प्रश्नों का नोट्स भी बनाते चलिएगा और 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा। और क्लास के लास्ट में जरूर बताना है कि आज के क्लास में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि आवेश के आयतन घनत्व क्या है। आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक है। तो आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक सेंटीमीटर -3 पावर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर पावर -3 हो जाएगा। यानी आपका पहला नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोग ये भी याद कर लीजिए कि रेखिक, क्या याद करना है कि रेखिक घनत्व बराबर आपका होता है Q/L होता है और पृष्ठ घनत्व इक्वल होता है Q/A होता है और आपका आयतन घनत्व बराबर होता है Q/V होता है। तो ये तीनों के तीनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और नोट्स भी इनको करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर होता है। क्या होता है? कूलम पर मीटर। तो आपका 2 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो वो बल का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है आपका F/Q, जहां F को आप N लिख सकते हैं और Q को C लिख सकते हैं। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और नोट्स भी करते चलिएगा। तो आपका 3 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो वो होती है आपका क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, यानी इनमें से सभी की होती है। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है। तो उस नियम को जो कहा जाता है वो नियम होता है आपका कूलम्ब का नियम, यानी कूलम्ब्स लॉ होता है। तो आपका 5 नंबर का भी सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो वो जो मान होता है वो होता है आपका r के व्युत्क्रमानुपाती, यानी r के व्युत्क्रमानुपाती। या फिर इनको विद्युत विभव को क्या लिख सकते हैं आप? V = 1/4πε0 लिख सकते हैं इंटू Q/R लिख सकते थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 6 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। तो आपका 7 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि संबंध Q/N में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। यानी कौन सा वैल्यू रखेंगे जो वो n के लिए पॉसिबल नहीं हो। तो वो आपका पॉइंट वाला पॉसिबल नहीं होता। तो आपका 4.2 जो है ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि कूलम्ब बल है। तो कूलम्ब बल जो है ये है आपका केंद्रीय बल और विद्युत बल भी, ये दोनों के दोनों ही है। कौन सा बल? कूलम्ब बल। तो आपका 9 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका न्यूटन या सी इनवर्स हो जाएगी। न्यूटन कूलम इनवर्स, ये सॉरी एन सी इनवर्स हो जाएगा। तो आपका 10 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो डी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि आवेश के वितरण से ऊर्जा में डैश होती है। क्या हो जाएगा? आवेश के वितरण होने से क्या हो सकता है? आपका ऊर्जा का ह्रास ही तो होगा और
कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी डिक्रीज ऑफ या फिर एनर्जी इज लॉस्ट बोल सकते हैं इनको। तो आपका 11 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि संधारितों, क्या प्रश्न, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के मान समान रहती है, के लिए समान रहती है वो है, तो वो आपका होता है विभवांतर। क्या होता है प्यारे बच्चों, विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो वो जो निर्भर नहीं करती वो आपका प्लेटों के आवेश पर निर्भर, यानी चार्ज ऑन द प्लेट्स हो जाएगा। तो आपका 13 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। या फिर सी इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं इनके लिए, एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू अपॉन ए, सॉरी एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी लिख सकते हैं। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि पिको फेराड फेराड मात्रक है, तो पिको फेराड जो मात्रक है वह विद्युत धारिता का मात्रक है। तो आपका 14 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा डैश होती है, तो ये जो ऊर्जा होती है ये आपका बढ़ती है, यानी इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपका 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि एक पराद क्या है, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान डैश होता है, तो धारिता का मान बढ़ता है, यानी इनमें भी इंक्रीज ही होता है। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े है, उनकी तुल्य धारिता है, तो उनकी तुल्य धारिता जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी अपॉन 3 लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं इनके लिए, आप लिख सकते हैं 1/c, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 1/c, फिर 1/c अपॉन 1/c, इनको क्या लिख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद सी, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन सी, तो इनको 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या हो जाएगा सी, इनके इक्वल क्या आ जाएगा आपका सी अपॉन 3 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में ही है। तो आपका इस कारण आपका क्या निकल के आ रहा है सी अपॉन 3, तो आपका 17 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, यानी 1 एम्पियर इक्वल होता है आपका क्या होता है 1 कूलम ऑफ पर 1 सेकंड, क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कूलम पर सेकंड भी इनको बोल सकते हैं। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब या फिर कैसे बढ़ता, वो बढ़ता आपका तापमान बढ़ाने पर, क्या होता है आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो क्या है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये जो मात्रक होता है ये एनर्जी का होता है, किनका होता है, एनर्जी का होता है। या फिर क्या लिख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर आप क्या इनको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁶ जूल लिख सकते हैं। तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो बीजगणितीय योग जो होता है ये आपका 0 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो वो जो विभवांतर मापा जाता है वो वोल्ट में मापा जाता है। आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे कहा जाता है,
यानी क्या हो जाएगा आपका, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दें, यानी ऊष्मा में बदल दे, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आपका प्रतिरोध। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस बोला जाता है। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सिद्धांत आधारित आपका आवेश संरक्षण पर, किस पर, आवेश संरक्षण पर। तो आपका 25 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, तो वो प्रवाह का कारण क्या होता है, विद्युत विभव में अंतर, यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपका 26 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि विट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो इनसे जो मापा जाता है, इनसे मापा जाता है उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध, यानी दोनों को ही मापा जाता है। तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श प्रतिरोध वोल्ट ये आपका इन्फिनिट होता है। तो आपका 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, तो वो जो रहता है ये आपका चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में क्या होता है, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों का ही रहता है। तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि समरूप वेग से चला यामान क्या हो जाएगा आपका, आवेश उत्पन्न करता है, तो ये जो आवेश उत्पन्न करता है ये आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड करता है। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लैंक स्थिरांक की विमा है, तो प्लैंक स्थिरांक की जो विमा होता है ये आपका ml² T इनवर्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, ml² T इनवर्स होता है। तो इस क्या प्लैंक स्थिरांक को क्या लिख सकते हैं, H=JS लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, JS। और इनका क्या कहते हैं, विमा पूछा तो ये ml² T इनवर्स ये तो बता ही चुके हैं। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि लोहा होता है, तो लोहा जो होता है ये आपका लोह चुंबकीय होता है। क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है, तो नमन कोण जो होता है ये आपका कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना, 0 डिग्री। तो आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय प्रेरणा का एसआई यूनिट हो, तो चुंबकीय प्रेरणा का एसआई यूनिट ये आपका वेबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, ठीक है। और विद्युत धारिता का होता है आपका फेराड। क्या होता है, विद्युत धारिता का फेराड। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 34 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर सिद्धांत आधारित होता है। क्या, डायनेमो। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो शैथिल्य जो प्रदर्शित करते हैं ये आपका लोह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। तो 36 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है ये आपका हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। तो आपका 37 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि एक हेनरी बराबर होता है, तो एक हेनरी बराबर होता है वो 10⁻³ mH होता है। तो आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाले धारा होती है, तो विद्युत
क्या होती है धारा विद्युत लेपन में कह रहा तो वो जो धारा व्यवहार में होती है वो किया जाता है आपका डीसी का, किनका, डीसी का किया जाता है। तो आपका 39 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत का ऊष्मा में रूपांतरण कहा जाता है। तो वो जो रूपांतरण कहलाता है ये आपका कहलाता है ताम्र क्षय। क्या कहलाता है? ताम्र क्षय। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब मिलने से हमको भी मोटिवेशन मिलती है और आप सबों को पढ़ाने के लिए कुछ अलग ही मनोबल बनती है। तो आप लोग क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। अब तो आप लोगों को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाला, आप लोग तो इतना कर ही देंगे होंगे। तो आपका 41 नंबर का जो सही क्वेश्चन है वो है कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो ये जो मात्रक होता है ये आपका ओम होता है। क्या होता है दोस्त? ओम होता है। तो आपका 41 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो ये जो प्रदर्शित करती है ये आपका ऊष्मीय, कैसा, थर्मल करती है। तो आपका 42 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि अफजाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो इनमें जो घटती है ये आपका वोल्टेज, क्या घटती है दोस्त? वोल्टेज घटती है। तो आपका 43 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो ये जो होता है ये आपका शून्य यानी 0 होता है। आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि एक्स किरण है। तो एक्स किरण जो है ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपका 45 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो वो जो होता है ये आपका कैथोड किरण है। क्या होता है? कैथोड रेज होता है। तो आपका 46 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि क्या है? दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। तो दूर संचार के लिए जो उपयोग होता है ये आपका माइक्रो तरंगे, क्या होता है प्यारे बच्चों? माइक्रो तरंगे होता है। तो आपका 47 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो है। तो वो जो है आपका ये है आपका रॉक साल्ट। क्या है प्यारे बच्चों? रॉक साल्ट है। तो आपका 48 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है यानी पोलेराइड जिनको बोला है। आपको ये कोहरे नहीं मिलेगा, खास करके आपको पोलेराइड सॉरी ये क्या है वो प्रश्न है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो ये जो प्रयुक्त होता है आपका अवरक्त प्रयुक्त होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अवरक्त प्रयुक्त होता है। तो आपका 49 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 50 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक होता है। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका मीटर सेकंड इनवर्स होता है। क्या बच्चों? मीटर सेकंड इनवर्स। तो आपका 50 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर क्लास में किसी भी प्रकार की डाउट आए तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा अपनी प्रश्न या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, तो आपको जरूर ही उनका सॉल्यूशन मिलेगा इस शिक्षा प्लेटफॉर्म की ओर से। ठीक है, तो आप लोग जरूर ही कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, तो आपका 51 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई डैश होगी। फ्रिंज की चौड़ाई वो बढ़ती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? बढ़ती है। किनकी बढ़ाने? जब प्रकाश स्रोत और पर्दे की बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़
बढ़ती है। तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 51 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है ये आपका ध्रुवण क्या प्रदर्शित करता है, ध्रुवण। तो आपका 52 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 53 नंबर का प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, यानी हीरा का अपवर्तनांक आपका होता है 2.42। क्या होता है? 2.42। तो आपका 53 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है समतल दर्पण में वो अनंत होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? अनंत होती है, यानी इन्फिनिटिव होती है। तो आपका 54 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 55 नंबर का प्रश्न है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। ये जो दिखाई देता है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किनके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आपका 55 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 56 नंबर का प्रश्न है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण किस मुड़ जाती है, किरणें के मुड़ने को कहा जाता है। तो इनके जो मुड़ने के जो यानी पर ये जो मुड़ने की जो इनको कारण को कहा जाता है वो कहलाता है आपका अपवर्तन। क्या कहलाता है? अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो आपका 56 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 57 नंबर का प्रश्न है कि उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस है, कौन सा लेंस होगा ये बताना है। तो वो होता है आपका कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। तो आपका 57 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 58 नंबर का प्रश्न है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो उनको जो आवश्यकता होती है आपका कॉन्वेक्स लेंस की यानी उत्तल लेंस की। तो आपका 58 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, उत्तल लेंस ना बोले यस। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी विद्या। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो ये जो होता है ये आपका होता है इनका तीव्रता का। किनका होता है प्यारे बच्चों? तीव्रता का। तो आपका 59 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 60 नंबर का प्रश्न है कि फोटोन की ऊर्जा है। तो फोटोन की जो ऊर्जा है ये आपका एच होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एच। तो ई इक्वल फोटोन की ऊर्जा इक्वल यानी इक्वल लिख सकते हैं आप लोग, एच लिख सकते हैं। तो आपका 60 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। तो नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि है ये आपका है 10⁻⁻15 मीटर। तो आपका 61 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिक की अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो ये जो रहता है ये आपका कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, यानी इनमें से सभी रहता है। तो आपका 62 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। तो इनकी जो इकाई होती है ये आपका नहीं तो वोल्ट होती है, ना ही एम्पियर और ना ही वोल्ट होती है, तो यानी ओम होती है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आपका 63 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 64 नंबर का प्रश्न है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो वो जो मान इक्वल होता है ये आपका ऋणात्मक, इनके ऋणात्मक होता है। तो आपका 64 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 65 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। तो वो जो सार्वजनिक तर्क द्वार होता है वो आपका नेंड होता है, यानी NAND। तो आपका 65 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 66 नंबर का प्रश्न है कि 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट तुल्य क्या है। तो इनका मान होता है। तो ये जो होता है बाइनरी इक्विवेलेंट ये आपका इक्वल होता है कि इनका 15 का पूछ रहा है। तो ये होता है आपका 1 1 1/2 होता है। तो आपका 66 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 67 नंबर
7 नंबर का प्रश्न है कि n प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो वो जो धारावाहक होते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन का, किनका होता है प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रॉन का। तो आपका 67 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 68 नंबर का प्रश्न है कि मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? तो मॉड्यूलन जो प्रकार होता है ये आपका 3 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? ये आपका आयाम होता है और आपका आवृत्ति और एक होता है आपका कला। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 69 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये जो प्राप्त करता है ये आपका नाभिक के संलयन से। तो आपका 69 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक जो होता है ये आपका डिस्टेंस यानी दूरी का होता है। ठीक है, तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अभी का भी कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के एक और मतलब बेहतरीन क्लास मिलते रहे, वो भी आपके साइंस के लिए, क्लास 12 साइंस के लिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं डेली शाम के 7 बजे शिक्षा प्लेटफॉर्म में। तो ठीक है, अगर आप लोगों को यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट अगर नोट्स चाहिए, वो भी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों, वो भी सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कॉल कीजिएगा। आप लोगों को नंबर मिल रहा है 7484847234। तो इन पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। यानी क्या है नंबर 7484847234, इन पर आप लोग कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो साइंस की क्लास है वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपके खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न को चुन करके वो भी नोट्स बनाया गया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा यहीं से आएगा। ठीक है, वो नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज या फिर आप इन पर कॉल कर सकते हैं और आपको पूरा ही डिटेल के साथ ये नोट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स की आवश्यकता हो तो आप लोग जरूर कॉल करके हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन के क्लास शाम के डेली 7 बजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।